हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोरूट क्लासेस। जैसे कि आप लोगों का रिकमेंडेशन था कि मैं पहले आप लोगों को चैप्टर एक्सप्लेन करूं और उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हम यही करेंगे। आज मैं स्टार्ट करूंगी आपका सेकंड चैप्टर, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। एरिस्टोटल ने दो चीज़ों में डिवाइड किया है। इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया है या क्लासिफाई किया है। एंड इसका जो बेसिस है, यानी प्लांट और एनिमल्स को क्लासिफाई करने का जो बेसिस है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे प्लांट में अगर मैं बात कर रही हूँ तो इसमें हम हर्ब्स, जो छोटी छोटी घास होती हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। श्रब्स, जो कटीली घास होती हैं और थोड़ी बड़ी होती हैं। एंड ट्रीज। तो तीन पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, जबकि एनिमल्स में इन्होंने दो कैटेगरी में से बांटा है, जिससे क्वेश्चन नीट में आया भी है। तो वो दो कैटेगरी कौन सी होंगी? हैविंग आरबीसीज और विदाउट आरबीसीज। विदाउट आरबीसीज, ठीक है। यानी वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं, तो आरबीसी जिसकी बॉडी में प्रेजेंट होगा उनकी जो ब्लड है, ब्लड उनका रेड कलर का होगा। जिनकी बॉडी में आरबीसीज नहीं होंगी उनका ब्लड व्हाइट कलर का होगा, या आप कलरलेस कह सकते हैं। और प्लांट्स में आपको पता है, तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन प्लांट्स और एनिमल्स का इस कैटेगरी पे किया था। उसके बाद बात करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो किंगडम की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले जो थे, इसी में अभी हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है आपका चैप्टर, उसको भी हम करेंगे। टू किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले थे लीनियस। इन्होंने क्या किया था? इनका कहना था कि हम किसी भी चीज को किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, लिविंग चीजों को हम किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने कुछ कैटेगरी रखी थी। इन्होंने कहा जो प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स में इन्होंने कहा इनके पास क्या प्रेजेंट होगी? सेल वॉल इज प्रेजेंट। इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी। सेकंड, ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, अपना खाना खुद बनाएंगे, ऑटोट्रॉपिक होंगे और ये मूवमेंट शो नहीं करेंगे। जबकि एनिमेलिया में इन्होंने कहा था सेल वॉल absent, सेल वॉल absent, और दे आर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स मीन्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये हुआ था कि इनका ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं साबित हुआ, यानी इसे ज़्यादा फेवर नहीं किया गया। तो क्यों इसे फेवर नहीं किया गया? इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ये जो लीनियस ने सेकेंड जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था, इसके कुछ ड्रॉबैक्स जो थे, वो ड्रॉबैक्स क्या थे? तो ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि आपको जल्दी से एक्सप्लेन करना है क्रैश कोर्स के लिए। मुझे अभी आप लोगों को इसके बाद नीट के प्रिपरेशन से पहले पहले, एग्जाम से पहले पहले मुझे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने, तो मैं आपको जल्दी जल्दी ये बता रही हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए ड्रॉबैक्स में इसमें क्या क्या था। एक तो इन्होंने किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं किया था। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में इन्होंने डिफ्रेंशिएशन नहीं शो किया था। मतलब इनके अकॉर्डिंग प्लांटी एनिमेलिया हैं, इन्होंने नहीं बताया कि उसमें भी कौन सी ऐसी चीज़ रह गई है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रोकैरियोट्स के अंदर आएंगी और कौन सी ऐसी लिविंग चीज़ें हैं जो यूकैरियोट्स के अंदर आएंगी। एक उसमें मैं आपको बता रही हूँ, प्रोकैरियोट्स में हम क्या कहेंगे? वो एनिमल्स जिनके न्यूक्लियस में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जिनका नहीं होता, जिनकी सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती, अगर होगी तो वो वेल डेवलप्ड नहीं होती। तो इसमें सिर्फ क्या आते हैं? मोनेरल्स, यानी बैक्टीरिया। ओनली बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हम लोग यूकैरियोट्स हैं, एनिमल्स प्लांट्स यूकैरियोट्स हैं, जिनकी बॉडी में हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है और उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बहुत अच्छी खासी बनी हुई होती है, ठीक है। इन्होंने इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं बताया। दूसरा, इन्होंने एटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बीच में भी कोई डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं किया था, नहीं बताया था। थर्ड, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर,
इन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, इन्होंने उनको अलग अलग नहीं रखा था। और फोर्थ, फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। एंड द लास्ट वन इज सिंपल ऑर्गेनिज्म को उन्होंने हाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया था। सिंपल ऑर्गेनिज्म इज प्लेस्ड विद हाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये इनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कोई डिफरेंस नहीं बताया, जबकि इन्हें बताना चाहिए था। जो किसने बताया, अभी हम पढ़ेंगे आर.एच. विटैकर। ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स में कोई डिफरेंस नहीं बताया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंस नहीं बताया, फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक में कोई डिफरेंस नहीं बताया, और इन्होंने सिंपल ऑर्गेनिज्म को हाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के साथ प्लेस कर दिया था। तो ये सारे के सारे इनके ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद ये तो किसके ड्रॉबैक थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। नाउ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो आर.एच. विटैकर थे जिन्होंने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आपके पास बेसिस भी आ सकते हैं कि किस बेसिस पे इन्होंने डिवाइड किया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटैकर। और कब दिया था इन्होंने, 1969। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने 5 किंगडम में प्लेस किया था जितनी भी लिविंग चीजें थी। तो वो 5 किंगडम क्या थे, किंगडम मोनेरा, मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंगी, देन प्लांटी, एंड द लास्ट वन इज एनिमेलिया। अब मैं आपको इसमें कुछ डिफरेंसेस यहीं पे बता देती हूँ, फिर हम चार्ट के थ्रू इसको करेंगे। देखिए मोनेरन्स में इनका जो कहना था, इन्होंने सिर्फ इसमें जो सोल मेंबर्स होते हैं, सोल मेंबर्स आर बैक्टीरिया, इसमें सिर्फ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं मोनेरन्स में ही, ये प्रोकैरियोट्स होंगे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स यानी जिनकी बॉडी में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा, और ये यूनिसेलुलर होंगे। इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि प्रोकैरियोट यही हैं और यूनिसेलुलर हैं। सेकंड, प्रोटिस्टा में हम उन चीज़ों को रखते हैं जो पूरी तरीके से ना तो प्लांट है ना पूरी तरीके से एनिमल है, मतलब जो एक मिक्सचर है, कंबाइंड मिक्सचर है। तो इसमें हम एग्जाम्पल जब करेंगे आपको तब क्लियर होगा। देखिए इसमें हम बात करते हैं कि यहाँ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, और जबकि आपको पता है आप जितने यूकैरियोट्स की बात करते हैं वो सारे यूकैरियोट्स क्या हैं, मल्टी सेलुलर, जबकि सिर्फ यही है जो यूनिसेलुलर होता है, यानी एक सेल से मिलके बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अमीबा की बात कर रही हूँ, वो कैसा भी अपना शेप चेंज कर सकता है, लेकिन वो एक कोशिका है यानी यूनिसेलुलर है। अगर मैं पैरामीशियम की बात कर रही हूँ तो पैरामीशियम हो गया, यूक्लिना, ये यूक्लिना हो गया। पैरामीशियम की बात कर रही हूँ, वो सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं, मीन्स दे आर यूनिसेलुलर। लेकिन उसके साथ ही साथ एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है कि दे आर यूकैरियोट्स इन नेचर। फंजाई की बात करते हैं तो दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, प्लांट्स तो हैं बट ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। अगर ये नॉन ग्रीन है तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, क्योंकि क्लोरोफिल होगा तभी खाना बनेगा, यहाँ ये खाना नहीं बना सकते, इसीलिए ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, मरी हुई चीज़ों से खाना ले सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं ये यूनिसेलुलर में ये 2 टाइप के हैं। देखिए यूनिसेलुलर में सिर्फ इसमें क्या आता है, ईस्ट, ओनली ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस, अदरवाइज ऑल द फंगस आर मल्टी सेलुलर इन नेचर, यानी बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बने होंगे। ठीक है, तो बाकी सारे ये हैं। तो मल्टी सेलुलर हो गया ये, और दूसरा एक यही हम बात करते हैं, ये है यूकैरियोट्स। जो फंगस है, फंगस यूकैरियोट्स होती हैं। प्लांटी में बात करते हैं, यानी प्लांट्स इसके अंदर आते हैं, तो प्लांट्स में हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले मल्टी सेलुलर, ये मैं दोनों को बता रही हूँ आपको, प्लांट और एनिमल मल्टी सेलुलर होते हैं, और सेकंड क्या है, ये यूकैरियोट्स होते हैं। बट इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है, प्लांट के पास सेल वॉल होती है और वो अपना खाना खुद बना सकता है, जबकि एनिमल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है और ये अपना खाना भी खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ओनली मोनेरन्स आर पुट इन प्रोकैरियोट्स, अदरवाइज ऑल दी 4 किंगडम इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ आर.एच. विटैकर,
जो फोर्थ चारों के चारों हैं वो चारों क्या हैं, वो हैं यूकैरियोट्स, यानी इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। अब आपके पास क्वेश्चन जो बहुत बार आ चुका है, अलग अलग पेपर में आया है आपके पास, नीट, AIPMT, इन सब चीज़ों में आया है कि इसमें कौन सा बेसिस है, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो दिया था RH विटाकर ने, लेकिन उसका जो बेसिस था वो बेसिस उसका क्या था। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मींस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को इन्होंने इसमें रखा था। ठीक है, इन्होंने इसके बेसिस में डिवाइड किया। अभी हम पढ़ेंगे कि इसके बेसिस पे किस तरीके से डिवाइड किया है इन्होंने, अभी हम उस चीज को पढ़ेंगे। सेकंड है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा बॉडी किससे बनी है, क्या वो सिंगल सेलुलर है या वो मल्टी सेलुलर है, इस तरीके से इन्होंने बताया था। तो यहाँ हम क्या बात करेंगे, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ओके। देन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो आपके पास क्वेश्चन ये आता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें है। आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं भी आपको बताऊंगी। हमने इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया भी था, ये क्वेश्चन आया भी था उसमें कि कौन सा इनमें से RH विटाकर का ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस नहीं है। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये आपको पता ही है, ये तो ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। देन इसके बाद उन्होंने लाइफ स्टाइल की इसमें बात की थी, उन्होंने इसमें नेचर ऑफ सेल वॉल की बात की थी, नेचर ऑफ सेल वॉल। अब सेल वॉल में अगर हम बात करते हैं तो मैं ये कह रही हूँ, प्लांट में मैं बात करती हूँ तो प्लांट में मैं कह रही हूँ वो सेलुलोज से मिलके बनी है। बैक्टीरिया में मैं कह रही हूँ पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके वो बनी है। और अगर मैं फंगस की बात करती हूँ तो काइटिन, यानी चिटीन भी कह देते हैं, काइटिन से मिलके बनी है। तो मतलब सेल वॉल का जो नेचर है वो ये 3 टाइप का मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से सेल वॉल किससे मिलके बनी है, इस बेस, ये भी उनका क्या था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि पेप्टिडोग्लाइकेन, सेलुलोज या काइटिन किसकी मिलके बनी है। एंड द लास्ट वन इज फेलोजेनेटिक, मीन्स एंसेस्टर्स के साथ उनका क्या रिलेशन था, तो फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो आपके पास वो क्वेश्चन जो था, आई थिंक वो उस क्वेश्चन में आपके पास ये सारी चीज़ें थी, इसमें हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें थी, बट जो चीज़ उसमें नहीं थी वो था प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस की उन्होंने बात की थी, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। बट यहाँ हम कॉम्प्लेक्सिटी में सारी बात करते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में हम ये बात भी करते हैं कि न्यूक्लियस के साथ साथ क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं है, इस तरीके से। तो वहाँ उस वो क्या था, हमारा आंसर वो था वहाँ पे। तो ये आपको क्लासिफिकेशन के बेसिस पता होने चाहिए कि इन्होंने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया। अब मैं आपको एक चार्ट के थ्रू इसको बताती हूँ कि अगर मैं मोनेरा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, नाउ अब इसको क्लासिफाई हम देखते हैं कि किस किस बेसिस में इसको क्लासिफाई किया है। सबसे पहले सेल टाइप, सेल टाइप क्या है, ठीक है, किस टाइप की सेल है ये, तो ये है प्रोकैरियोट, मैं प्रोकैरियोट्स को इस तरीके से लिख रही हूँ, ये यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी यहाँ से आपको एक चीज पता चली है, सिर्फ मोनेरन्स आर प्रोकैरियोट, मोनेरा, ये मोनेरा को हम किस में लेते हैं, प्रोकैरियोट। देन सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होगी, इसमें प्रेजेंट और एब्सेंट, किसी में प्रेजेंट किसी में नहीं, ठीक है, किसी में होती भी है किसी में नहीं होती। तो ये फंगस में प्रेजेंट, फंजाई, प्लांट प्रेजेंट बट इन एनिमल एब्सेंट, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। अब यहाँ पे सेल वॉल की बात आ ही गई है तो हम ये बात कर लेते हैं, यहाँ पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल होती है। अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन किस चीज में हेल्प करेगा, अभी जब हम मोनेरन्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। प्रोटेस्टा में बात करते हैं, किसी में प्रोटेस्टा में सेल वॉल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। फंजाई में बात करते हैं तो काइटिन से मिलके बनी होती है, यहाँ आपको बुक में मिलेगा पॉलीसेक्राइड अमीनो एसिड्स इनसे मिलके, तो ये है। अगर प्लांटी में बात करते हैं तो सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, और एनिमल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, ठीक है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी किस तरीके से मिलके बनी हुई है, तो देखिए यहाँ यूनिसेलुलर, मैंने आपको बताया था ये यूनिसेलुलर हैं और सिर्फ ये यूनिसेलुलर हैं, अदरवाइज ऑल आर
मल्टी सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, यानी इन सबके पास एक सेल नहीं होती, एक से ज्यादा सेल होती है। फंगस में एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या बताया था मैंने आपको, ईस्ट में, ईस्ट इज नॉट ए मल्टी सेलुलर, इट इज अ यूनिसेलुलर, ठीक है, ये यूनिसेलुलर, अदरवाइज सारे के सारे ये मल्टी सेलुलर हैं। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स कौन अपना खाना खुद बनाता है, कौन अपना खाना खुद नहीं बनाता। अगर हम मोनोरम की बात करते हैं तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी दे आर ऑटोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉपिक हैं और नहीं भी हैं। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक अगर होंगे तो ये दो टाइप के हैं इसके बेसिस में, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक यानी ये लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे, एक कीमो ऑटोट्रॉपिक यानी केमिकल की प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो आप बोल रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉपिक के अंदर आते हैं। जैसे आप एनावीना, नॉस्टॉक, राइजोबियम, इन सब की आप बात कर रहे हैं, यहाँ क्या है, ये केमिकल की मदद से अपना खाना बनाते हैं, तो ये कीमो ऑटोट्रॉपिक कहलाए जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, मान लीजिए मेरी बॉडी में प्रेजेंट इस्टेरिचिया कोलाई, इकोलाई है, वो इकोलाई क्या करता है, वो हमारी बॉडी में, मेरी बॉडी से वो अपना खाना डिराइव कर रहा है, वो खुद खाना नहीं बना रहा है, तो वो वहां पे क्या है, हेट्रोट्रॉपिक, यानी ये ऑटोट्रॉपिक प्लस हेट्रोट्रॉपिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है। प्रोटेस्टा, in protesta also some act as autotropic and some act as heterotropic, so it is known as mixotropic nutrition, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, ये हो गया, ये हो गया मिक्सोट्रॉपिक। बट यहाँ देखिए इस केस में हम ये कहते हैं कि ठीक है, वो या तो खाना बना ही लेगा या नहीं बनाएगा, यहाँ उसकी मर्जी कैसी है, वो देखता है कि कहाँ पे, मान लीजिए यूक्लिना की हम बात करते हैं, तो यूक्लिना अगर तालाब में ऊपर प्रेजेंट है और उसको सनलाइट मिल रही है, तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना लेता है, ऑटोट्रॉपिक है वो। कैसा ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक। बट अगर वो जो तालाब है उसमें बहुत नीचे वो है, बहुत नीचे चला गया है और वहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पा रही है, तो इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में वो क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक बन जाएगा। तो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओके। देन फंजाई आर नॉन ग्रीन प्लांट, तो नॉन ग्रीन है, इट मीन्स ये तो अपना खाना खुद बना ही नहीं सकते, हेट्रोट्रॉपिक, ये हेट्रोट्रॉपिक हैं। प्लांट्स में बात करते हैं तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक हैं। और अगर एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो ये हेटेरोट्रॉपिक हैं, ठीक है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोनेरा, एक एक करके हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। नाउ किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। मोनेरा में ये चीज याद रखिए, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, सिर्फ बैक्टीरिया, अकेले बैक्टीरिया ही इस सोल मेंबर, सोल मेंबर में मतलब कि यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया ही हैं जो इस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इस किंगडम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आपके पास ये कि मैंने आपको कुछ बताया, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, और अगर हम इनको नेक्ड आइज से देखेंगे तो देख सकते हैं, बट इनको नहीं, इनके कॉलोनी को। मतलब जब हम बैक्टीरिया को किसी भी कल्चर प्लेट में ग्रो कराएंगे किसी लैब के अंदर, तो वहाँ क्या होता है, इनकी कॉलोनीज बन जाती हैं कल्चर प्लेट के अंदर, इनकी अलग अलग डिफरेंट कॉलोनीज बन जाती हैं, और उन कॉलोनीज को हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं, बट उसमें एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया को देखना इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो मतलब माइक्रोस्कोपिक हैं और छोटे हैं बहुत, तो माइक्रोस्कोप से ही हम इसको देखेंगे। फिर मैंने आपको सेल वॉल तो बता दी, सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन यानी पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। पॉलीसेक्राइड यानी शुगर वाली चीज की बात की गई है, कार्बोहाइड्रेट की, और अमीनो एसिड यानी प्रोटीन की बात की गई है कि वो प्रोटीन बनाएगा आगे जाके। फिर इसमें अगर हम इसमें मैंने आपको न्यूट्रिशन की बात बताई है, न्यूट्रिशन ये खाना अपना खुद बना सकते हैं, या तो लाइट की प्रेजेंस में या केमिकल की प्रेजेंस में, और या तो ये क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे से अपना खाना ले सकते हैं। अब यहाँ कि ये किस तरीके से मूवमेंट करते हैं तो मैं आपको पूरे स्ट्रक्चर के थ्रू इसको बताऊंगी, लेकिन अभी अगर मैं रिप्रोडक्शन में बात करती हूँ यहाँ पे, तो ये कहा जाता है कि अब दही
जो घर पे आप देखते हैं कि दही जब हम जमाते हैं तो उसमें जो हम इनोकुलम यूज़ करते हैं जिसको जामन कहा जाता है, तो वो जो इनोकुलम है आपने पूरे मिल्क में थोड़ा सा वो इनोकुलम डाला। अब आप ये देख रहे हैं कि कुछ देर के बाद उसने मिल्क प्रोटीन को किसमें कर्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बाइनरी फिजन शो करते हैं और बाइनरी फिजन से ये देखा जाता है कि इनके पास ही ये प्रॉपर्टी है 20 मिनट में ये डिवाइड कर जाते हैं, यानी 20 मिनट में ये डिवाइड कर जाएंगे, ये बाइनरी फिजन है और 2 में बन जाएंगे। यानी इनकी जो आप या तो ये कहिए कि इनकी ग्रोथ कितने टाइम में हो जाती है, तो ग्रोथ भी वही है, इनका रिप्रोडक्शन कितने टाइम में होता है, तो रिप्रोडक्शन भी वही है। यानी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर दी साइमल्टेनियस या एक सेम प्रोसेस के लिए आप कहेंगे इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और इसमें ही अगर मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसको डिवाइड करना है तो न्यूक्लियस पहले अंदर ही 2 चीजों में टूटेगा। अब इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ न्यूक्लियस या इसका जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर गया, यानी आप कहेंगे रेप्लिकेशन अकर फर्स्ट, रेप्लिकेशन फर्स्ट एंड देन स्प्लिटिंग देन डिवीजन, ठीक है, देन डिवीजन। तो रेप्लिकेशन इज प्रायर टू द डिवीजन, जो मैंने आपको क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवाया भी था कि डिवीजन से पहले रेप्लिकेशन होता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया मोनेरन्स आप कह सकते हैं, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कि एक तो इसने ये किया, एक अलग सी चीज जो रिप्रोडक्शन में है कि ये एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो एंडोस्पोर्स यानी अंदर की तरफ बनते हैं ये स्पोर्स और बोलते हैं बाय एंडोस्पोर्स। तो ये कहा जाता है कि जिन बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर्स पाए जाते हैं उनको मारना या उनको खत्म करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप बैक्टीरिया को मार सकते हैं बट उसके अंदर जो एंडोस्पोर है आप उसको नहीं मार सकते। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे लैब्स होती हैं, कुछ लैब्स में बैक्टीरिया को मारने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज की जाती हैं, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स। तो यहाँ ऑटोक्लेव होता है जिसको हम आर्टिफिशियल प्रेशर कुकर बोलते हैं। तो 121 डिग्री सेल्सियस में हम यहाँ पे गर्म कराते हैं चीज़ों को, तो काफ़ी बड़ा ये होता है और यहाँ पे कराते हैं। तो जैसे प्रेशर कुकर से सीटी आती है, विसिल आती है, वैसे इसमें भी आ जाती है कुछ टाइम बाद। तो इसके अंदर हम कल्चर जार वगैरह जो होते हैं उन सबको रखते हैं ताकि वो अच्छे से स्टेरिलाइज हो सकें। बट अगर वहाँ कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर एंडोस्पोर्स बन रहे हैं, आप उन एंडोस्पोर्स को खत्म नहीं कर सकते, यानी वो हीट रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो एंडोस्पोर्स को खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत टाइम तक क्या कर सकते हैं, बहुत अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये सस्पेंड वाली कंडीशन, डायपॉज वाली कंडीशन में रह सकते हैं, डोरमेंसी कंडीशन, और जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी ये इससे बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी ये एक न्यू बैक्टीरिया बना सकते हैं यहाँ पे। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेशन प्रोसेस होती है किसके थ्रू होती है, थ्रू पिलाई, थ्रू पिलाई। तो अभी थ्रू पिलाई, ठीक है। तो जो कॉन्जुगेशन होगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे पिलाई के थ्रू होगा। अब एक चीज आप यहाँ पे नोटिस कीजिए या याद रखिएगा कि पिलाई को यहाँ पे फर्टिलिटी फैक्टर कहा जाता है, जो फर्टिलिटी में हेल्प करता है, यानी रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो फर्टिलिटी की वजह से इट इज ऑल्सो नोन एज या तो एफ पिलाई, कैपिटल एफ पिलाई, और या इसको सेक्स पिलाई कहा जाता है, ठीक है। और फिर ये चीज कि यहाँ जो पिलस की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए अभी मैं इसको आपको बाद में पूरा स्ट्रक्चर बताती हूँ, बट इतना समझिए आप कॉन्जुगेशन किस तरीके से होता है। ये है मान लीजिए फीमेल बैक्टीरिया, फीमेल बैक्टीरिया के पास पिलाई प्रेजेंट नहीं होता। ये है मेल बैक्टीरिया, मेल बैक्टीरिया के पास पिलाई प्रेजेंट होता है। वो पिलाई इस तरीके से जाके फीमेल बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हो जाता है। इसका जो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ से इसमें ट्रैवल या ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये जो पिलाई है, अब जिसमें पिलाई प्रेजेंट है यानी इसमें पिलाई प्रेजेंट है, इट इज नोन एज डोनर बैक्टीरिया। ये डोनर बैक्टीरिया है, ठीक है, जो डोनेट कर रहा है, यानी वेयर एफ पिलाई प्रेजेंट। और ये है रिसिपिएंट बैक्टीरिया वेयर एफ पिलाई इज absent, क्लियर। तो रिसिपिएंट बैक्टीरिया इज ऑलवेज फीमेल बैक्टीरिया, इट इज फीमेल बैक्टीरिया, यानी जो रिसिपिएंट या एफ पिलाई जिसमें नहीं प्रेजेंट है वो है फीमेल बैक्टीरिया, एंड डोनर वन इज ऑलवेज मेल बैक्टीरिया। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि पिलाई इज नॉट प्रेजेंट इन विच बैक्टीरिया, तो इन फीमेल बैक्टीरिया पिलाई इज नॉट प्रेजेंट,
ओके, यानी आप ये कह सकते हैं कि इट एक्ट एज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन के जैसे एक्ट कर सकता है पिलाई। नेक्स्ट कि जो मोनेरन्स हैं, ये चैप्टर आपका थोड़ा बड़ा है तो ये एक वीडियो में तो कवर हो नहीं पाएगा, तो मुझे इसके लिए आपके लिए 2 वीडियो पहले करनी पड़ेंगी, उसके बाद MCQs क्वेश्चन हम करेंगे इस पर। तो बाकी कुछ भी अगर होता है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं कि अगर कुछ चेंजेस आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ हम बात करते हैं कि हम कितने बेसिस में, यानी साइज के शेप के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स के बेसिस में। वैसे बहुत सारे टाइप के हैं बट मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। इसमें द फर्स्ट वन इज रॉड शेप बैक्टीरिया। इस तरीके से रॉड शेप तो रॉड शेप का जो बैक्टीरिया होगा इसको क्या नाम दिया जाता है, बैसिलस। और मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ, जो हम एंडोस्पोर्स की बात करते हैं, एंडोस्पोर्स ज़्यादातर बैसिलस वाले बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होते हैं। एंडोस्पोर मीन्स जो मैंने आपको बताया कि जो हीट रेजिस्टेंट हैं और सर्वाइव कर सकते हैं ज़्यादा टाइम तक, तो बैसिलस ज़्यादा किसके थ्रू रिप्रोडक्शन शो करता है, एंडोस्पोर्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसके लिए फायदा है कि उसकी जो प्रोजनी है वो खत्म नहीं होगी टेम्परेचर की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, वो रेजिस्टेंट होती है इस वजह से। ठीक है, तो पहला है आपका रॉड शेप बैक्टीरिया। देन आप कर सकते हैं इस तरीके से कॉमा शेप बैक्टीरिया। ये कॉमा शेप के जो होंगे इनको हम विब्रियो, ठीक है, विब्रियो बैक्टीरिया, ये कैसे होते हैं, कॉमा शेप के, कॉमा शेप। देन द थर्ड वन इज कोकस, ये गोल राउंड शेप या स्पाइरल इन शेप, नोन एज कोकस और कोकाई, कोकस। अब इनके बेसिस पे भी ये होता है, जैसे मान लीजिए ये है बैसिलस, तो बैसिलस में हम क्या कह रहे हैं, रॉड शेप है, तो रॉड शेप में ये अलग अलग हैं, तो इट इज नोन एज मोनोकोकस, वो मोनोबैसिलस। ठीक है, फिर जैसे अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये दो एक साथ इस तरीके से हैं तो ये हो गया डिप्लो बैसिलस, आप इसको कह सकते हैं इस तरीके से। वैसे यहाँ है तो ये मोनोकोकस, ये डिप्लोकोकस, जैसा आप निमोनिया में बोलते हैं डिप्लोकोकस, वैसे अगर ये चेन बनाते हैं डिप्लो यानी 2 इस तरीके से होगा तो स्ट्रेप्टोकोकस चेन बना रहे हैं, और अगर बंचेस की फॉर्म में है इस तरीके से तो नोन एज स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, बंचेस की फॉर्म में है। द फोर्थ वन इज की इररेगुलर शेप है और हैविंग सो मेनी फ्लैजिलास एट द एंड, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप का हो गया स्पाइरिलियम बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया ये 4 मेन टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। वैसे शेप के बेसिस में भी बहुत सारे टाइप के हैं बट ये मेन टाइप आपके पास हैं, तो इतना ही आएगा आपके पास नीट में, इससे ज़्यादा तो वैसे क्योंकि एनसीईआरटी भी इन पे फोकस करती है तो यही आएगी आपके पास। नेक्स्ट बात करते हैं अब बैक्टीरिया में कि कितने टाइप्स के बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला भी होता है, तो मैं फ्लैजिला का आपको बाद में बताती हूँ। पहले आप ये देखिए कि अब हम जो विटैकर ने भी जो कहा था, उन्होंने जो चीज़ें बताई, तो टाइप्स ऑफ ये जो मैंने आपको बताया थे अभी, ये ब्लू बैक्टीरिया थे। बाकी अदर जो इसमें थे मोनेरन्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड बोल सकते हैं, आपके डिवाइड किया हुआ है 4 टाइप में या 4 कैटेगरीज, 4 टाइप्स या 4 कैटेगरीज जो मोनेरन्स की हैं वो क्या हैं। तो इसमें फर्स्ट आर्ची बैक्टीरिया आर नॉट ट्रू बैक्टीरिया, ये आप फॉल्स बैक्टीरिया बोल सकते हैं, या इसको आप ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कह सकते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया। वैसे लिविंग फॉसिल में अगर हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म जिंको बायलोबा है, उसको भी आप लिविंग फॉसिल कहते हैं। ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया। द सेकंड वन इज यू बैक्टीरिया। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था बायोलॉजी में जहाँ पे यू वर्ड आ जाता है मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू बैक्टीरिया, दे आर ट्रू बैक्टीरिया। द थर्ड वन इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में क्या आएंगे, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी ये क्या है, एल्गी और बैक्टीरिया दोनों के अंदर हम इसको रखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। एंड द लास्ट वन इज, मैं इधर ही कर देती हूँ, द लास्ट वन इज माइकोप्लाज्मा विच इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अर्थ में सबसे छोटा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो माइकोप्लाज्मा है। इट इज ऑल्सो नोन एज PPLO, दैट इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इसके बारे में भी हम ढंग से करेंगे। बस ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो वो है माइकोप्लाज्मा। यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा है, दैट इज PPLO। ठीक है, अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहले मैं आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बता देती हूँ और उसके फंक्शन बता देती हूँ, इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है क्योंकि। तो
ये मैं बना रही हूँ बैसिलस बैक्टीरिया। तो देखिए इसमें 3 लेयर होती हैं। पहले सबसे बाहर की जो लेयर होगी पूरे पे बना लीजिए चाहे, ये तो सिर्फ क्या है, वैसे ये लेयर दिखती नहीं है, कैसे बहुत पतली सी लेयर होती है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स, अब ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, ये इसको स्लाइमी नेचर प्रोवाइड करता है। मतलब जो चिपचिपापन है बैक्टीरिया में वो किसके वजह से आया, वो ग्लाइकोकैलिक्स के वजह से आया। तो ग्लाइकोकैलिक्स में ये कर सकते हैं कि ये इसको स्लाइमी नेचर प्रोवाइड कर रहा है। फिर ग्लाइकोकैलिक्स 2 पार्ट में अरेंज हो सकता है। ये हो सकता है या तो स्लाइम लेयर के फॉर्म में, अगर ये लूजली पैक्ड है, लूजली अरेंज है तो, और अगर ये टफ तरीके से अरेंज है तो ये कैप्सूल है। ठीक है, कैप्सूल। तो कैप्सूल कैसा होता है, थोड़ा टफ होता है, और ये क्या करता है, कैप्सूल जिस भी बैक्टीरिया में, जो भी बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड होते हैं उनको किसी भी चीज़ का जल्दी से असर नहीं होता, यानी रेजिस्टेंट टाइप के ये होते हैं। कैप्सूल मतलब प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरिया का फ्रॉम कुछ भी अटैक वगैरह से। और इवन हम ये कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में ये गए हैं, अगर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है और हमने एंटीबायोटिक खाई है तो एंटीबायोटिक को उस पर ज़्यादा असर नहीं होगा कैप्सुलेटेड का। कैप्सूल बैक्टीरिया को हमारे अंदर जाने के बाद हमारे WBCs लिम्फोसाइट से बचाने का काम करती है। ठीक है, और दूसरा हो गया स्लाइम लेयर। तो अब कि ग्लाइकोकैलिक्स का दूसरा फंक्शन क्या है, मतलब ठीक है प्रोकैरियोट्स में तो इसका फंक्शन ये है कि ये एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, बट हमारी बॉडी में भी तो ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होते हैं। सेल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में भी। यहाँ ये क्या करते हैं, रिकॉग्निशन, सेल टू सेल रिकॉग्निशन करने का ये काम करते हैं यूकैरियोट्स की बॉडी में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास सेल वॉल। तो सेल वॉल लिखाने की जरूरत नहीं है, नॉन सेलुलोजिक है, यानी पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है। देन हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में इस तरीके से कुछ इंक्लूजन्स होते हैं, या इस तरह से इन्वेजिनेशंस आप कह सकते हैं, इन्वेजिनेशंस होते हैं विच आर नोन एज मीजोजोम्स। ठीक है, मीजोजोम्स। तो मीजोजोम्स क्या होते हैं, क्वेश्चन इस पे बहुत बार बना है, इसके मैं फंक्शन भी आपको बताती हूँ यहीं पे ही। मीजोसोम्स होते हैं इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही क्या हुई है, इन्वेजिनेट हो गई है। इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, इन्वेजिनेशन तो है, लेकिन अब इसका फंक्शन क्या है, तो मैं आपको इसका फंक्शन, यहाँ पे मैं फंक्शन आपको इसके बता रही हूँ। देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। तो सेल रेस्पिरेशन का काम किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया की जगह में, क्योंकि इसके पास, बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह में कौन है जो उसके जैसा काम करेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन करवाएगा और एनर्जी देने का काम करेगा, इट इज मीजोसोम। मीजोसोम से बहुत बार क्वेश्चन आपका बना हुआ है। सेकेंड है आपके पास कि ये किस चीज की फॉर्मेशन कराने का काम करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, क्योंकि ये सेल वॉल के ठीक अंदर है, तो ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स वगैरह बनाएगा, लिपिड्स वगैरह बनाएगा, या जो भी सेल वॉल जिस भी चीज से मिलकर बनी है यहाँ पे, पेप्टिडोग्लाइकेन यानी अमीनो एसिड्स प्लस पॉलीसेक्राइड, तो ये वो चीजें बनाने का काम करेगा। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड DNA, राइट। एंड द लास्ट वन इज इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही मीजोसोम होगा, उसमें एक से ज्यादा मीजोसोम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव मोर मीजोसोम्स देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगी, आप इतना समझिए पहले। तो ये 3 चीजें यहाँ पे हो चुकी हैं। द नेक्स्ट वन इज, अब इधर तो स्पेस है नहीं, मैं इधर ही बना रही हूँ, ये हो गए फिमरीज, इस तरीके से फिमरीज। फिमरी का फंक्शन क्या है, फिमरी अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करेंगे, यानी अगर बैक्टीरिया को किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना है तो फिमरी उसको किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच करवाएंगे। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया उड़ता हुआ आया, उसे यहाँ पे अच्छा लगा, उसे लगा कि यहाँ पे उसके लिए कुछ फूड है, वो यहाँ पे आके स्टिक कर गया। किसके थ्रू स्टिक किया, आप खुद सोचिए, बाहर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है जो बहुत चिपचिपी है, तो वो चिपचिपी सी जो लेयर है वो तो इसको चिपकने ही नहीं देगी यहाँ पे, मतलब वो कैसे, वो इसको क्या करेगी, स्लाइम है तो फिसल जाएगी। लेकिन कौन है जो उसको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, फिमरी। फिमरी अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। द नेक्स्ट वन इज पिलाई की, मैंने बात की थी, तो पिलाई को आप इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ कहीं भी, बट ये फिमरी से थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है,
पिलाई विच आर नोन एज एफ, या फर्टिलिटी फैक्टर, या सेक्स पिलाई, जो किसमें हेल्प करते हैं, रिप्रोडक्शन। तो इनका काम क्या है, दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन बट दे आर प्रेजेंट इन ओनली मेल्स। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। द नेक्स्ट इज, आप यहीं पे से समझ जाएगा, मैं छोटा सा ही बना रही हूँ, फ्लैजिला। इट इज फ्लैजिला। फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या करता है, प्रोवाइड मोबिलिटी या मोटेलिटी, आप ये कह सकते हैं प्रोवाइड मूवमेंट। बैक्टीरिया इसके वजह से मूवमेंट करेगा। ठीक है, कि एक जगह में है, मान लीजिए यहाँ पे है और उसको थोड़ा आगे जाना है, वो इस तरीके से फ्लैजिला से क्या करेगा, मूव कर जाएगा। तो फ्लैजिला, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, फ्लैजिला किससे मिलकर बना होता है, इसके पास 3 पार्ट्स तो हैं, यानी ये हो गया बेसल बॉडी, ये हो गया हुक, और ये हो गया फिलामेंट। 3 चीजें, बेसल बॉडी, देन बेसल बॉडी कहाँ कहाँ पे होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच बीच से ये निकला हुआ होता है बेसल बॉडी। देन हुक, तो हुक क्या होगा, इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द फ्लैजिला, और फिलामेंट सबसे लास्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजिला। इसमें आपके पास किस प्रोटीन से ये मिलके बना है, तो इट इज मेड बाय फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिला इज मेड बाय फ्लैजिलिन प्रोटीन एंड पिलाई आर फॉर्म्ड बाय पिलीन प्रोटीन। ओके, तो ये पिलीन प्रोटीन से बना होता है, वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं, इसके पास 2 न्यूक्लियस, 2 इसके पास डीएनए होते हैं। तो एक तो हम बोल रहे हैं बिल्कुल गोल इस तरीके से होगा, तो इट इज नोन एज प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड, इसमें क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी अपना डीएनए तो इसके पास होता ही है, बट अपने डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सर्कुलर गोल टाइप का सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो गोल टाइप का इस तरीके से एक्स्ट्रा डीएनए इसके पास प्रेजेंट है, जो इसका अपना डीएनए नहीं है, मतलब इसके काम इतना ज़्यादा ये नहीं आता, बस थोड़ा ये है कि ये भी इसको प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करता है, और ये क्या करता है हमारे लिए, बट ये बहुत यूजफुल है। तो कैसे ये यूजफुल है, हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि मुझे आपका डीएनए अपनी बॉडी में डलवाना है, तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट नहीं डलाऊंगी, मुझे आपका डीएनए थोड़ा टुकड़ा लेना है आपके डीएनए का, और उसको ये जो प्लाज्मिड होता है, इस प्लाज्मिड के साथ फिक्स करना है, कहीं पे काट के उसको फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद मैं उसको अपनी बॉडी में इंसर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अपनी बॉडी में या किसी दूसरे की बॉडी में, और उसका प्रोटीन जो बनेगा उसकी बॉडी में, तब मैं अपनी बॉडी में उसको ले सकती हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग, जैसे आजकल जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट्स पे लगता है, वो भी इस तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे इसको, बट अभी आप इतना समझिए, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसके पास प्रेजेंट है विच इज नोन एज प्लाज्मिड, और इसके पास एक अपना इस तरीके से अपना खुद का डीएनए है विच इज नोन एज, मैं यही लिख रही हूँ, खुद का इसके पास क्रोमोसोमल डीएनए है। तो क्रोमोसोमल डीएनए, इसी को ही हम जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं, इसका जीनोमिक डीएनए, इसी को ही इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो इसमें अच्छा खासा, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता नहीं है। इनसेपिएंट न्यूक्लियस भी यही है, इसी को ही हम जीनोफोर भी कहते हैं, जीनोफोर। ठीक है, तो ये हो गया, और फिब्रिलर न्यूक्लियस हो गया। तो ये सारे नाम हम इसको देते हैं, तो इसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नाम हैं। ये तो ये हो गया, ये इसका खुद का डीएनए है। तो ऐसा क्यों है, टूटा टूटा सा क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो है नहीं। बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता, बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ये इसका साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में कहीं कहीं पे इस तरीके से क्या प्रेजेंट होंगी, 70S राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, ये प्रोटीन बनाती हैं हमारी बॉडी में, प्रोटीन ये बनाती हैं राइबोसोम्स। जो हमने डाइट के थ्रू खाया वो तो है, बट जो बॉडी बना रही है वो राइबोसोम बना रहा है प्रोटीन्स को। ठीक है, तो हमारी बॉडी में 80S राइबोसोम्स होते हैं, यूकैरियोट्स जितने भी हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब आप समझिए यहाँ, अब इनमें कुछ और चीजें, मीजोसोम ऐसा ही नहीं रह सकता, ये कभी कभी गोल वेसिकल की फॉर्म में रह सकता है, कभी कभी ये ट्यूब की फॉर्म में रह सकता है, कभी कभी ये थोड़ा नेटवर्क टाइप की फॉर्म में रह सकता है। इसके फंक्शन हमने बात कर ली थी, रेस्पिरेशन हो गया, सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, डीएनए की फॉर्मेशन हो गया। एक और चीज इसमें कि इनमें किसी किसी बैक्टीरिया के अंदर कलर होते हैं, जैसे हम बोलते हैं पर्पल सल्फर ग्रेनुल्स, या मतलब पर्पल बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, जो भी मतलब इस तरीके से ग्रीन बैक्टीरिया। ये तो देखिए 2 चीजें इसमें हैं,
एक तो इनमें इस तरीके से गोल ही इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट, क्रोमैटोफोर, क्रोमैटो मीन्स मतलब क्रोमैटो मतलब होता है कलर, तो क्रोमैटोफोर प्रेजेंट है, यानी हैविंग पिगमेंट्स। ये जो वेसल्स वगैरह हैं इनमें, ये गोल टाइप के जो वेसल्स हैं इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। और पिगमेंट्स किस में, जैसे फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, हम बोले ब्लू ग्रीन एल्गी, कलर कौन दे रहा है, तो यानी क्रोमैटोफोर आर प्रेजेंट विच गिव कलर टू द बैक्टीरिया, ठीक है। और इसमें कुछ इस तरीके से इंक्लूजन्स पाए जाते हैं विच आर नोन एज इंक्लूजन बॉडीज और स्टोरेज ग्रैनुअल्स, जो स्टोर करने का काम कर रहे हैं। तो स्टोरेज ग्रैनुअल्स में हम क्या कह सकते हैं कि वो या तो हो सकता है वो ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहे हों, हो सकता है वो वॉल्यूटिन को स्टोर कर रहे हों, तो ऐसे अलग अलग सल्फर को स्टोर कर रहे हों। तो यहाँ पे जो फूड को स्टोर करना या कुछ भी इस तरीके से स्टोर करने के लिए कुछ अलग सी चीज़ें होती हैं, तो वो ये हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया में मैं एक बार क्विक रिविजन आपको करवा रही हूँ। इसमें चलने के लिए फ्लैजिला होता है जो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, बेसल बॉडी, हुक एंड देन फिलामेंट, ओके। और किस प्रोटीन से बना है, फ्लैजिलीन। इसके पास रिप्रोडक्शन के लिए पिलाई प्रेजेंट है विच इज नोन एज एफ और फर्टिलिटी फैक्टर भी हम कह देते हैं उसको, और ये सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है और पिलीन प्रोटीन से बना हुआ होता है। फिम्बरीज इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, पूरी बॉडी में होते हैं। इसको स्लाइमी नेचर ग्लाइकोकैलिक्स देता है जो सबसे बाहर होता है, उसके अंदर सेल वॉल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच समटाइम्स शोज मीजोसोम्स, तो मीजोसोम्स को शो कर सकता है। और मीजोसोम की फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए फॉर्मेशन, ठीक है, और इंक्रीज द सरफेस एरिया। फिर बाकी 70S राइबोसोम है जो यहाँ प्रोटीन बना रहे हैं। इसके पास 2 डीएनए है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो इसके क्रोमोसोम से अलग है, तो क्रोमोसोमल डीएनए तो अलग होता है जो मेन डीएनए है जिसको जीनोमिक डीएनए, इंसिपिएंट डीएनए, न्यूक्लियोफोर, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड भी टर्म देते हैं जिसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब इसके लिए बोलेंगे। कुछ जो कलर प्रोवाइड करेंगे उनको क्रोमैटोफोर कहा जाता है। कुछ स्टोरेज बॉडीज होती हैं विच आर नोन एज इंक्लूजन बॉडीज। अब फ्लैजिला की बेसिस पे, मतलब फ्लैजिला की बेसिस पे हम बैक्टीरिया को कुछ अलग नाम देते हैं, तो वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर कोई बैक्टीरिया है और उसके पास सिर्फ एक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वहां मैं उसको क्या टर्म दूंगी, या मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, इसके पास नो फ्लैजिला, इफ इट हैज नो फ्लैजिला देन इट इज नोन एज ए ट्राइकस मीन्स नो फ्लैजिला, ए आ गया ना, नो फ्लैजिला। फिर एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, इधर भी एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो इसको मैं क्या टर्म दूंगी, मोनो। 1 फ्लैजिला मीन्स मोनो ट्राइकस, ठीक है। दोनों तरफ प्रेजेंट है एम्फीट्राइकस, then bunches of flagella, if bunches of flagella are present on both the side, ये सारे मैं आपको बैसिलस बता रही हूँ, यानी रॉड शेप बैक्टीरिया, बंच टाइप के फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होंगे तो यहाँ हम इसको क्या नाम देते हैं, लोफोट्राइकस। देखिए यहाँ आप ये समझिए, अगर एक फ्लैजिला दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे तो एम्फीट्राइकस, अगर बंचेस ऑफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड देन इट इज नोन एज लोफोट्राइकस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इफ बंचेस ऑफ फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन वन साइड ओनली देन इट इज नोन एज cephalotrichus, clear? And the last one is if the flagella is present on the whole body it is known as peritrichus, clear? इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फ्लैजिला नहीं है तो एट्राइकस, 1 है तो मोनोट्राइकस, दोनों तरफ है, जैसे एम्फीबियन, लैंड और प्लांट दोनों, वो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, तो यहाँ हम बोल रहे हैं एम्फी, हम वर्ड लगा रहे हैं, वैसे एम्फी मीन्स दोनों तरफ प्रेजेंट है। अगर बंचेस में दोनों तरफ प्रेजेंट है तो लोफो, अगर एक तरफ प्रेजेंट है तो सिफेलो, और अगर पूरे पे प्रेजेंट है तो पैरीट्राइकस। अब मुझे इनमें कंफ्यूजन होता था, मैंने ये कैसे याद किया, सिफेलो कैप टाइप से, CAP तो CEP कैप, तो मैंने इस तरीके से याद किया कि कैप हम सिर्फ सर पे लगाते हैं, तो एक ही तरफ लगा रहे हैं, मतलब पैरों पे नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ सर पे लगा रहे हैं, यानी एक तरफ बंचेस ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, तो मैंने इस तरीके से याद किया था। आप अपना देखिएगा कि आप किस तरीके से इसको याद करेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। अब हम बात करते हैं, आपके पास जो 4 कैटेगरी थी,
वो 4 कैटेगरी क्या थी आपके पास। तो इसमें सबसे पहले आर्ची बैक्टीरिया, कुछ सेल वॉल के बेसिस पे भी होता है वैसे, तो मैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम लेते हैं सेल वॉल के बेसिस में। तो मैं पहले आपको वो बता देती हूँ, उसके बाद हम वो 4 कैटेगरीज करेंगे। तो देखिए इसमें एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, पॉजिटिव बैक्टीरिया। एक इससे क्वेश्चन आपके पास एम्स में बहुत आया करते थे, जब एम्स का अलग पेपर होता था तो उस टाइम इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वो देते थे। माइक्रोबायोलॉजी से वैसे भी वहाँ सेल हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया आपका, माइक्रोबायोलॉजी, इनसे क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादा आते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और नेगेटिव बैक्टीरिया, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए ये जो होता है, ये बैक्टीरिया टेक्स ग्राम स्ट्रेन, ठीक है, कौन सा, क्रिस्टल वायलेट। सबसे पहले वैसे मैं आपको इसमें थोड़ा बता दूं कि जो ये है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ग्राम ही वर्ड क्यों यूज किया, क्रिस्टन ग्राम नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्निक का पता लगाया था कि बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ड्यू टू दी डिफरेंसेस इन देयर सेल वॉल के डिफरेंसेस की वजह से। तो ऐसे बैक्टीरिया जो इस क्रिस्टल वायलेट या ग्राम स्टेन को ले लेते हैं वो है ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं लेते तो नॉट टेक, मैं सिर्फ इतना लिख रही हूँ, नॉट टेक स्ट्रेन, जो स्टेन को डाई को नहीं लेते हैं वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिक होती है, सेल वॉल इज थिक, कितना थिक वो हो सकती है, तो 20 से लेके 80 नैनोमीटर तक की वो हो सकती है, 20 to 80 नैनोमीटर तक की थिक हो सकती है। ग्राम नेगेटिव में बात कर रहे हैं तो सेल वॉल बहुत ज़्यादा इज थिन हम कर देते हैं, ठीक है, वो मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, ये हम बोल देते हैं। और कितना ये हो सकती है 8 to 10 नैनोमीटर तक की हो सकती है ये। और इसमें कि जैसे मतलब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि इनको जब हम एंटीबायोटिक का ये डिसइंफेक्टेंट, इनसे ये किल हो जाते हैं। जैसे हम पोछा लगाते हैं, फिनाइल का पोछा लगाया हमने, और अगर हमारे फर्श में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों थे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया शोज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक या शोज रेजिस्टेंट टू एंटी जो डिसइंफेक्टेंट, तो इसीलिए वो थोड़े ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो इसी में अगर हम बात करते हैं कि कलर के बेसिस पे, कि अब कलर ये कौन सा कलर शो करेगा, तो ये पर्पल या ब्लूइश कलर, पर्पल शो करेगा ये। और अगर यहाँ हम बात कर रहे हैं तो ये क्या करता है, ये थोड़ा पिंकिश कलर का होता है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताती हूँ, देखिए मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। यहाँ स्टेन जो लिए जाते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट, देन वॉश विद अल्कोहल एसीटोन ये, और उसके बाद दोबारा से काउंटर स्टेन यूज किया जाता है सैफरेनिन। तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल टाइप का, वॉयलेट टाइप का होता है। तो ये इसका ये, और इसका कैसा होता है, थोड़ा रेडिश टाइप का होता है, रेड टाइप का होता है। अब देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल थिक है, तो क्या होता है, एक बार जब स्टेन अंदर घुसा तो उसके बाद धोने के बाद भी वो बाहर नहीं आ पाता, तो जो पहला वाला स्टेन है सिर्फ वो ही घुस पाया और उसी का ही कलर दिखेगा, ये नहीं जा पाया। जबकि इस वाले में सेल वॉल थिन थी तो पहला वाला स्टेन एकदम से बाहर निकल गया, उसके बाद जब हमने वॉश किया और दोबारा काउंटर स्टेन यूज किया तो काउंटर स्टेन ही था, अगर उसको भी वॉश करेंगे तो वो भी निकल जाएगा, बट वॉश नहीं किया जाता उसके बाद, तो इसके पास काउंटर स्टेन दिखता है और इसके पास ये वाला कलर दिखता है, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंसेस थोड़े होते हैं। और बाकी अगर बात करते हैं तो पोरीन प्रोटीन यहाँ अब्सेंट होता है, पोरीन अब्सेंट, यहाँ प्रेजेंट। पोरीन मतलब जो इनकी सरफेस में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है, जैसे पानी है या कोई भी और चीज़ें हैं वो अंदर बाहर जाने का काम करती हैं, तो ये होता है। और अगर हम बात करते हैं इसमें टिचोइक एसिड, तो इसमें टिचोइक एसिड प्रेजेंट होता है, यहाँ यही चीज़ अब्सेंट है, नहीं प्रेजेंट होती है। अगर मैं मीजोसोम की बात करती हूँ, मैंने आपको भी बताया मोर मीजोसोम्स, इनके पास मीजोसोम्स ज़्यादा होते हैं, इनके पास लेस मीजोसोम्स इनके पास होते हैं, ठीक है। और लास्ट चीज़, वैसे तो बहुत सारे इसमें डिफरेंसेस हैं, आपको डिफरेंसेस में याद रखना है ये और ये जो इम्पोर्टेंट है, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये कौन सा कलर देता है, ये कौन सा नहीं, और एक और चीज़ की खतरनाक कौन है हमारे लिए, तो मैं आपका यहीं पे इरेज करके कर रही हूँ। देखिए यहाँ मैंने बोला आपको दे आर सेंसिटिव टू एंटीबायोटिक्स, ठीक है, सेंसिटिव
टू एंटीबायोटिक्स। तो हमारी बॉडी में या जहाँ पे भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो एंटीबायोटिक से, ये डिसइंफेक्टेंट से खत्म हो सकते हैं। दे आर रेजिस्टेंट। तो कौन खतरनाक है? रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। तो कौन खतरनाक हुआ? जो रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक है, जिसको एंटीबायोटिक से फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ भी, जो एंटीबायोटिक को झेल सकता है। तो अगर हमारे अंदर भी चला गया, हमने एंटीबायोटिक कुछ खाई, तो एंटीबायोटिक उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, वो अपने नंबर्स बढ़ाता ही चला जाएगा। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा खतरनाक होते हैं हमारे लिए। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर इकोलाई की बात करते हैं तो देखा जाए तो इकोलाई वैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस की अगर हम बात करते हैं तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। तो ये तो इसके बेसिस पे था। अब हम बात करते हैं लास्ट इसमें जो है कि वो जो 4 टाइप्स थे वो क्या है, 4 टाइप्स बैक्टीरिया के। तो पहला है आपके पास आर्ची बैक्टीरिया। ठीक है, आर्ची बैक्टीरिया। तो आर्ची बैक्टीरिया आर नोन एज ट्रू बैक्टीरिया, फॉल्स बैक्टीरिया एंड ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, अब ये वाले जो बैक्टीरिया हैं, आर्ची बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा जिद्दी टाइप के बैक्टीरिया हैं कि ये कहीं भी रह लेंगे, हमें कहीं पे भी रख लो, हम कहीं पे भी रह जाएंगे, हम ऐसे बैक्टीरिया हैं ये। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हार्श टेम्परेचर को झेल सकते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे घरों में जो गीज़र है वो गीज़र के अंदर भी रह सकते हैं, इतने गर्म पानी के अंदर भी ये रह सकते हैं। ये बहुत सॉल्टी एरिया में रह सकते हैं, ये समुद्र के अंदर भी बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। ये गोबर होता है, गोबर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं ये सेंसिटिव नहीं है, ये रेजिस्टेंट हैं, हर चीज़ के लिए इन्होंने खुद को तैयार किया हुआ है। तो इसके बेसिस में अब एक हम बात करते हैं हेलोफाइल्स, यानी जो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी कंडीशन में सर्वाइव करेंगे, सर्वाइव इन सॉल्टी कंडीशन, जो बहुत सॉल्टी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। सेकंड हम बात करते हैं जो बहुत ही गर्म थर्मल स्प्रिंग्स जो होते हैं, उन थर्मल स्प्रिंग्स में अगर ये होते हैं, बहुत गर्म थर्मल स्प्रिंग्स में अगर ये होते हैं तो यहाँ हम इनको क्या बोलते हैं, थर्मोफाइल्स। ठीक है, तो और अगर वो एसिडिक भी हैं तो थर्मो एसिडोफिलस हम यहाँ पे टर्म देते हैं। तो थर्मो एसिडोफाइल्स, फाइल्स मीन्स लविंग, थर्मोएसिडोफाइल्स। तो यहाँ ये कैसे रह सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो होते हैं तो वहाँ ये रहते हैं। तो सर्वाइव इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स, जो गर्म पानी के झरने निकलते हैं, या आप बोलते हैं कुंड, गर्म पानी का कुंड जो होता है वहाँ भी ये बैक्टीरिया रह सकते हैं, बहुत गर्म पानी में रह सकते हैं ये बैक्टीरिया। ठीक है, और मिथेनोजन प्रेजेंट इन काउ डंग या गोबर। ठीक है, तो गोबर आप कर सकते हैं, गोबर काउ डंग जो हो गया ये वहां पे रह सकते हैं। एंड ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस बायोगैस। बायोगैस यानी बायोगैस में मेजर कंपोनेंट क्या होता है, मीथेन, इसीलिए नोन एज मिथेनोजन, मीथेन को जनरेट करने वाले। तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गोबर में प्रेजेंट होते हैं, और ये राइस के फील्ड में भी बहुत अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा ये प्रेजेंट इन गोबर कर सकते हो आप, ये प्रेजेंट इन दी गट ऑफ एनिमल, एनिमल के जो कैटल्स हैं, मतलब गट ऑफ रूमिनेंट्स बोल सकते हो या कैटल्स बोल सकते हो आप, कि जो गाय वगैरह हैं इनके पेट में भी ये पाए जाते हैं, तब ये गोबर के साथ बाहर आते हैं और ये वहाँ से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्ची बैक्टीरिया में। एक चीज़ जो एम्स में आपके पास इसी से क्वेश्चन आ रखा है वो ये था, ये शायद आपके पास एनसीईआरटी में भी नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन, उसमें ये आ रखा था कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है कि ये बहुत ही हार्श कंडीशन में रह सकता है, ऐसी कौन सी चीज़ है, किस वजह से मतलब ये इन सारी जगहों में अपने आप को रहने लायक बना पाता है। तो इसलिए क्योंकि इनके पास ब्रांच्ड चेन लिपिड होते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, ब्रांच्ड चेन लिपिड्स इनके पास हैं। तो इसकी वजह से आर्ची बैक्टीरिया किसी भी हार्श से हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आर्ची बैक्टीरिया का। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सकते हैं ये बैक्टीरिया, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा अल्कलाइन इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब कि ये कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं कि हमारे फ्रिज के अंदर भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, बाहर तो हो ही सकता है। तो यानी बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट,
दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, यानी वो कहीं पे भी रह सकते हैं, ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आर्ची बैक्टीरिया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं उसके बाद यू बैक्टीरिया विच आर नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया में पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जो अभी मैंने आपको डायग्राम भी बताया था, आप उसको यू बैक्टीरिया से वो कर सकते हैं। यू बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, ट्रू बैक्टीरिया, ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। दूसरा हैविंग रिजिड सेल वॉल, इनके पास रिजिड सी सेल वॉल होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होगा कि जैसे जो हम कह रहे हैं कि इसके कौन कौन से फॉर्म्स होंगे, तो ये कैसे हो सकते हैं, रॉड शेप के हो सकते हैं, ये स्पाइरलम शेप के हो सकते हैं, ये कोकाई शेप के हो सकते हैं, ये विब्रियो शेप के हो सकते हैं। ठीक है, तो शेप कैसे भी हो सकते हैं, चलने के लिए फ्लैजिला और ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं सब इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया में तो यही है कि आपका ट्रू बैक्टीरिया इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया, तो साइनो बैक्टीरिया में मैंने आपको बताया ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यहाँ इसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए इसके पास प्रेजेंट है, अपना खाना खुद ही बनाएंगे। और किस तरीके से खाना बनाएंगे, कीमो ऑटोट्रॉपिक, यानी केमिकल की मदद से ये अपना खाना बनाते हैं। मैंने आपको इसमें बताया था, इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से ये एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं, कॉलोनियल टाइप के ये बन जाते हैं, जिसमें यहाँ देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर्स कुछ होते हैं, यानी इनको हम हेटेरोसिस्ट टर्म देते हैं, विच फिक्स नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अगर ये जमीन पे प्रेजेंट हैं तो ये नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। नेक्स्ट, इसके बाहर इस तरीके से म्यूसिलेजिनस सीथ प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेजिनस सीथ। नीट में बहुत बार क्वेश्चन इससे बने हुए हैं, म्यूसिलेजिनस सीथ। ठीक है, तो म्यूसिलेजिनस सीथ इसमें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ हेट्रोसिस्ट से क्वेश्चन आता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसा कौन सा सेल है जो मॉडिफाइड हो गया है फॉर द फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, तो वो है हेट्रोसिस्ट। ठीक है, तो यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग में भी हेल्प करते हैं और ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो एग्जाम्पल में क्या आते हैं इसके, एनाबीना एग्जाम्पल, एनाबीना, नॉस्टॉक, और ये आप एक कैप्सूल्स आपके पास आती हैं स्पायरुलिना, स्पायरुलिना। ठीक है, तो ये हाई सिंगल सेल्ड प्रोटीन, जो SCPs में आपने पढ़ा भी होगा, सिंगल सेल्ड प्रोटीन, एक सिंगल सेल है बट क्या, क्योंकि ये कॉलोनीज बना रहे हैं, इनको आप मल्टी सेलुलर मत समझिएगा, तो कॉलोनीज टाइप की इन्होंने बना दी है, इस तरीके से अरेंजमेंट शो कर दिया है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ ये सिंगल सेल प्रोटीन हम इनको कह रहे हैं कि ये क्या करते हैं, आप इसको अगर खा रहे हैं, अगर आप इसको खाते हैं तो जैसे स्पेस ट्रैवलर्स जो होते हैं वो इनको लेके जाते हैं अपने साथ, और ये मतलब एक सप्लीमेंट के तौर पे इसको एथलीट्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये किसके अंदर आता है, साइनो बैक्टीरिया के अंदर आता है। ठीक है, तो बाकी इसमें हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, या लास्ट इसमें पहले मैं आपको माइकोप्लाज्मा बता देती हूँ। द लास्ट वन इज माइकोप्लाज्मा। आज तो आपका सिर्फ यही हो पाएगा, मोरेला ही हो पाएगा आज आपका। देखिए माइकोप्लाज्मा मैंने आपको कहा PPLO आप इसको कहते हैं, यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय नोकार्ड एंड रॉक्स, नोकार्ड एंड रॉक्स। नोकार्ड और रॉक्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और इसको नेम वाज गिवन बाय पास्चर, पास्चर ने नाम दिया था। ठीक है, पास्चर ने नाम दिया था। इसकी कुछ मैं आपको कैरेक्टर्स बता देती हूँ। पहले तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है ये, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। सेकंड, कंप्लीटली लैक सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं होती, कंप्लीटली लैक सेल वॉल, सेल वॉल इसके पास नहीं पाई जाती। फिर ये सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन ही सर्वाइव कर जाता है, और ये पैथोजेनिक होता है, यानी ये डिजीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो डिजीज ये किस तरीके की डिजीज प्रोड्यूस करता है, तो अगर हम प्लांट्स में बात करते हैं, ये प्लांट और एनिमल दोनों में ही डिजीज पैदा करता है।
प्लांट में अगर हम बात करते हैं, ब्रिंजल की बात करते हैं, तो लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल आपने सुना होगा। लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल अकर ड्यू टू माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट लिविंग तो है ही, इसके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती। अभी मैं आपको इसमें एक और चीज बताऊंगी जो आपके पास एंड्स में क्वेश्चन बना है, एनसीईआरटी सिर्फ इतना कहती है बट क्वेश्चन बाहर से बना है, लेकिन टॉपिक ये है, इससे टच करके कुछ और क्वेश्चन बना दिया। कंप्लीटली लैक सेल वॉल नहीं होती, पैथोजेनिक है और विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है। अब पैथोजेनिक है, हमारी बॉडी में गया, हमने एकदम दवाई खाई तो इसे मर जाना चाहिए, बट ऐसा एकदम से नहीं होता। व्हाई? बिकॉज इट हैज 3 लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मोटा है, सेल वॉल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैसा होगा कि टूट जाएगा एकदम, तो इसके पास 3 लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो लगभग 3 लेयर तक हो सकती है, मतलब तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही थोड़ी मॉडिफाई हो जाती है, थिक बन जाती है, ठीक है। और यहाँ अगर मैं बात करती हूँ इसके स्ट्रक्चर की, अगर मैं बात करती हूँ तो स्ट्रक्चर में इसके पास ये इस तरीके से जो अंदर ये है, इसको तो हम बोलेंगे कि पूरा एक क्या होगा, चलिए मैं थोड़ा देखिए, सेल मेम्ब्रेन कुछ नहीं है इसकी बॉडी में, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ हम बात करते हैं तो सिंगल इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है तो सिंगल डीएनए प्रेजेंट होगा इसमें, और ये साइटोप्लाज्म तो खैर है ही, और 70s राइबोसोम, तो ओनली राइबोसोम्स आर प्रेजेंट फॉर मेकिंग प्रोटीन, ठीक है। तो सिर्फ ये 3 चीज इसमें होती हैं, बाकी इसमें और कुछ नहीं पाया जाता, सिर्फ इतना इसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें मैं लास्ट चीज में आपको ये बता दूं, जो हाइड्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं उनको आप किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। आप न्यूट्रिएंट साइकिल में वो हेल्प करते हैं, आप मिल्क से कर्ड बना सकते हैं, लैक्टोबैसिलस वो भी हाइड्रोट्रोपिक है, अपना खाना खुद नहीं बनाता, इसीलिए मिल्क प्रोटीन को यूज कर रहा है अपने खाने के लिए, और जो डाइजेस्ट करके निकाल रहा है वो है कर्ड, उसको हम खा रहे हैं फिर, ठीक है। वैसे ही एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं अगर हम, कि जो एंटीबायोटिक्स है यानी स्ट्रेप्टोकोकस को हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये कुछ डिजीज भी पैदा करते हैं, ये तो खैर गलत बात है, ये आपको पता ही है। जैसे अगर हम बात करते हैं ये टाइफाइड की बात करते हैं तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है। विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से ये कॉलेरा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो और बाकी नाइट्रोजन को फिक्स करने का ये काम करते हैं, ये अच्छी बात है कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। तो यहाँ आपका हुआ है आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, हम लोगों ने एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन देखा, हमने लीनस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा और उसके ड्रॉबैक्स देखे कि क्यों उसको ज़्यादा यूज नहीं किया जाता। RH विटैकर का क्लासिफिकेशन क्या है और उसमें हमने मोरेनर्म्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी अगर कुछ चेंजेस आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, तो आगे आपके पास आप खुद ही आगे की नेक्स्ट वीडियोस आप कर सकें। इस चैप्टर को मैं 2 वीडियोस में आपका कंप्लीट करूँगी। थैंक यू।